आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी का पुनर्गठन इस अध्याय के अंतर्गत साझेदारी का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु के विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले ख्याति नया लाभानी विभाजन अनुपात की गणना। नया लाभानी विभाजन अनुपात 4 स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। ख्याति मूल्यांकन की आवश्यक दशा, पुनर्मूल्यांकन खाता, जब संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में कमी या वृद्धि जानने हेतु जो विस्तार से जिनका अध्ययन किया जाता है, जो खाता बनाया जाता है, उसे पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ। जब एक साझेदार फर्म से किसी कारणवश फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है या वह फर्म से किसी भी कारण से अलग हो जाता है, तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार की निवृत्ति कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 32 के 1 में कहा भी गया है कि साझेदार फर्म से 3 दशाओं में निवृत्त अर्थात अवकाश हो सकता है। पहला है, शेष सभी साझेदारों के सहमत हो जाने पर। दूसरा, साझेदारों के स्पष्ट ठहराव के अनुसार। और जब तीसरा कंडीशन बनता है, जब साझेदारी ऐच्छिक होती है, तो शेष सभी साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण की लिखित सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। जब कोई साझेदार किसी भी कारण से स्वयं को फर्म से अलग करता है, तो इसे उसका अवकाश ग्रहण करना कहा जाता है। अब हम आते हैं साझेदार का निष्कासन। साझेदारी संलेख के विरुद्ध कार्य करने की दशा में अन्य साझेदारों के द्वारा किसी साझेदार का फर्म से हटा दिए जाने पर साझेदार का निष्कासन कहा जाता है। साझेदारी संलेख इसके पहले अध्याय 1 में बतला चुके हैं। साझेदारों के बीच हुए समझौते को ही लिखित या मौखिक समझौते जो आपस में साझेदारों के बीच हुआ रहता है, उसी को ही साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। साझेदारी संलेख मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है, लेकिन लिखित को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह से यदि कोई साझेदार साझेदारी संलेख के विरुद्ध यदि कोई काम करता है, तो अन्य साझेदारों के द्वारा किसी भी साझेदार को फर्म से यदि हटा दिया जाता है, तो उसे साझेदार का निष्कासन कहा जाता है। अब आते हैं लाभ हानि का नया अनुपात। जब फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो शेष बचे हुए साझेदार का लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक बात है। अब ऐसी स्थिति में वह शेष साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात को किस आधार पर तय करते हैं, ये शेष बचे हुए साझेदार द्वारा निर्धारित किया जाता है। शेष साझेदार द्वारा निवृत्त होने वाले साझेदार के हिस्से में से किस साझेदार को लाभ मिल रहा है, इसे लाभ प्राप्ति अनुपात के नाम से जाना जाता है। अब अपन आते हैं कानूनी उत्तराधिकारी। तो कानूनी उत्तराधिकारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे फर्म में मृतक साझेदार के भाग का भुगतान प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो। अर्थात वह व्यक्ति जो मृतक साझेदार के भाग का रुपए प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार जिस व्यक्ति के पास रहता है, उसे कानूनी उत्तराधिकारी के नाम से जाना जाता है।
अब इसी के अंतर्गत आता है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से आशय उस बीमा पत्र से है या उस अनुबंध से है जिसे साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर बीमा लेती है। अब हम आते हैं अवकाश ग्रहण की आवश्यकता या कारण। इसमें पहला पॉइंट होता है सूचना देकर। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य सभी साझेदारों को सूचना देकर फर्म से अलग हो सकता है। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है वृद्धा अवस्था के कारण। जब किसी साझेदार की आयु अधिक हो जाती है और वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो वह अपनी वृद्धा अवस्था के कारण फर्म से अलग हो जाता है। अर्थात उस साझेदार की आयु यदि बहुत अधिक हो गई हो तो ऐसी स्थिति में वह चाहे तो फर्म से अलग हो सकता है। तीसरा है अस्वस्थता के कारण। जब कोई साझेदार किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिससे वह सक्रिय रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। इसे बीमारी या अस्वस्थता के कारण अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। चौथा पॉइंट है मतभेद होने के कारण। साझेदारी में सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जाते हैं। यदि किसी साझेदार का फर्म के अन्य साझेदारों से मतभेद हो जाए या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उसे फर्म के अन्य साझेदारों के साथ कार्य करने में कठिनाई होती है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। पांचवा पॉइंट है अन्य कार्य करने हेतु। जब फर्म का कोई साझेदार फर्म के कारोबार के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करना चाहता है, अर्थात वह व्यक्ति फर्म के अलावा और कोई काम करना चाहता है तो वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से यदि उस व्यक्ति को अधिक लाभ कमाने के लिए भी वह साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनमें पहला है फर्म में अन्य साझेदारों के द्वारा कानून सम्मत कार्य न करने के कारण कोई व्यक्ति फर्म से अलग हो जाना चाहे। दूसरा कंडीशन इसी में बनता है जब फर्म का व्यवसाय गत कई वर्षों से हानि में चल रहा हो। तीसरा कंडीशन जब कोई साझेदार पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या देशद्रोही हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। चौथा कंडीशन स्थायी रूप से अन्यत्र रहने का निर्णय करने पर, अर्थात जब कोई साझेदार उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना चाहे तो ऐसी स्थिति में वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब हम आते हैं साझेदार के अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद साझेदारों की वैधानिक स्थिति की ओर। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी का समापन हो जाता है, परंतु बचे हुए साझेदार परिवर्तित दशा में नए समझौते के अंतर्गत नई साझेदारी का निर्माण कर लेते हैं। वैधानिक दृष्टि से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेने पर भी अपने कार्य अवधि के दायित्वों के लिए उत्तरदायी बना रहता है। अर्थात यदि वह अवकाश ग्रहण कर भी लिया है और ऐसी स्थिति में कोई दायित्व बनता है तो वह अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार भी उतना ही उत्तरदायी माना जाएगा जितना शेष बचे हुए साझेदार होते हैं। परंतु व्यवहार में शेष साझेदार अवकाश प्राप्त साझेदार को उसके हिस्से की राशि देकर उसे दायित्व से मुक्त कर देते हैं तथा उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। परंतु वैधानिक दृष्टि में ऐसा नहीं माना जाता एवं पृथक होने वाला साझेदार एक सार्वजनिक सूचना जनसाधारण को अखबार के माध्यम से दे देते हैं कि वह फर्म से इस तारीख से अलग हो रहा है
इस तिथि के पश्चात निवृत्त साझेदार का न तो फर्म की संपत्ति में कोई हिस्सा है और न ही फर्म के दायित्व में वह भागीदार है। इसके बाद अवकाश ग्रहण संबंधी जो प्रमुख रूप से जो लेखे किए जाते हैं उनकी ओर अपन आते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या साझेदार की मृत्यु हो जाने पर लेखांकन व्यवहार में अधिक अंतर नहीं तो आता। दोनों ही दशाओं में हमें दिए जाने वाली राशि की गणना करनी पड़ती है। अवकाश के समय अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो देय राशि देनी होती है या मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को जो राशि भुगतान की जाती है वह निम्नलिखित होती है, जिनमें पहला है लाभ हानि विभाजन अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात की गणना। इसी में दूसरा ख्याति का लेखांकन, अवितरित लाभ संचय एवं कोषों का विभाजन, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना और पूंजी का समायोजन। इस तरह से नया लाभ हानि विभाजन अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किया जाता है, जिसमें किसी साझेदार की निवृत्ति के बाद शेष साझेदार परस्पर लाभ बांटने का निश्चय करते हैं तो ऐसी दशा में पुराने अनुपात में वह भाग जोड़ दिया जाता है जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग से प्राप्त होता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या निवृत्ति के बाद शेष साझेदारों का नया अनुपात निर्धारित किया जा सकता है।